नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। क्रिएटिविटी रिक्वायर्स द करेज टू लेट गो ऑफ सर्टेनिटीज। तो ये बात कही जा रही है एरिच फ्रॉम के द्वारा, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट थे। तो यहाँ पर ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, तो मतलब साइकोलॉजी के बारे में ये काफी कुछ जानते थे। और मतलब साइकोलॉजी का मतलब होता है कि जो ह्यूमन की मेंटल सिचुएशन है वो कैसी है। ओके, वीक है, सही है। ओके, तो उसको कैसे सही करना, अगर खराब है तो मतलब ये ज्यादातर काम होता है जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका। वो अच्छे से स्टडी करते हैं कि मानसिक तनाव कैसा है किसी किसी भी पर्सन के ऊपर, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे जो नॉर्मल इंसान जीता ना उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो अभी उसी के चलते बात कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी जो होती है, कोई भी रचनात्मक चीज आप करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, चाहे आप किसी बच्चों को पढ़ा रहे हो तो वहां पर भी आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। मतलब आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है दूसरे के पढ़ाने के मुकाबले, जिसके चलते जो आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं, उनको याद रह रही है बातें। तो इसी के चलते यहाँ पर जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो वहां पर आप क्रिएटिवनेस दिखा सकते हो। तो मतलब उसके लिए आपको हौसला चाहिए कि मतलब जो भी बातें होंगी ना उसके रिगार्डिंग, मतलब उसको आप एक साइड पे रख दो। ओके, तो मतलब कि जब भी कोई नई चीज होती है तो क्रिटिसिज्म कई बार होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, तो उसको एक साइड पे रखो, अपनी क्रिएटिवनेस के ऊपर फोकस करो और अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसी को लेकर जो है आगे परस्यू करो। ओके, तो ये बहुत अहम बातें हैं जिनको कि फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और डेली बेसिस पे अगर आप कोई ऐसा विचार सुनते हो ना, तो इसका भी बड़े पैमाने पर जो है ना मेंटल सिचुएशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो काफी फायदा रहता है, रहेगा, अगर इस तरीके की बातें आप डेली बेसिस पे आपको आदत पड़ गई है सुनने की। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, चैनल ज्वाइन करिए। तो डेली बेसिस में वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होता है। और अभी हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। तो अभी एक बात बता दूं, ये वाला जो न्यूज़पेपर है, संडे को संडे हम टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो है ना उसको डिस्कस करते हैं, उनके एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं। और बाकी पूरा हफ्ता जो है वो इकोनॉमिक टाइम्स चलता है। और इसके अलावा ये भी बात मैं यहाँ पर श्योर कर दूं कि जो भी इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर में आज इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, इसके अलावा और भी जो वेरियस जो रिसोर्सेज हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उन सब के लिए अलग से वीडियोज आती हैं। तो वो शाम का समय होता है जब सभी वीडियोज आती हैं एक के बाद एक, तो उसका एक पीडीएफ भी आपको ना शाम को ही अवेलेबल होता है। तो एक ही पीडीएफ होता है जिसमें सभी जितने भी यहाँ पर लेक्चर्स आए, चाहे 7 या 8 चाहे 9, जितने भी लेक्चर्स आए, तो सभी का एक कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वहां पर डेट पड़ी होगी कि कौन सी डेट का जो है वो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। ओके, तो अभी इस तरीके से अप्रोच लगाकर अभी हम चल रहे हैं। और अभी फर्स्ट एडिटोरियल में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं बंगाल विन फॉर सेकुलरिज्म बट नॉट ह्यूमन राइट्स। तो अभी देखो, बंगाल में क्या हुआ, अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 2 मई को, तो वहां पर ऐसा पाया गया कि रिजल्ट आने के एक दिन बाद ही मतलब काफी बड़े पैमाने पर जो है नुकसान हुआ, डेथ्स हुई। मतलब 10-11 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब वायलेंस हुआ। मतलब कि अभी जो जिनकी पार्टी जीती है और जो हारे हैं तो उनके खिलाफ गुस्सा निकाला गया है, तो जिसके चलते मतलब नुकसान हुआ है। तो अभी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग काफी कुछ यहाँ पर सीखने को यहाँ पर बात कही जा रही है ऑथर के द्वारा। तो अभी स्टार्टिंग में बात करेंगे बहुत सारे लिबरल्स। ओके, मतलब कि जो लेफ्ट विंग है, जैसे हम बीजेपी को अगर कहें तो उसको हम राइट विंग पार्टी बोलते हैं। तो लेफ्ट विंग जैसे कांग्रेस हो गया, ये टीएमसी हो गया। ओके, तो अभी इनको हम लेफ्ट विंग यहाँ पर पार्टीज बोलते हैं। तो बहुत सारे लिबरल्स लोग हैं जो कि यहाँ पर चीयर अप कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने इलेक्शन जीता है वेस्ट बंगाल में। ओके, तो यहाँ पर इसको इवेंट ऑफ द ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो कि एक्चुअली पहले से ही पता था कि बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है कि कौन यहाँ पर जीतेगा। और आगे यहाँ पर बात करें कि बीजेपी की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर स्टेट इलेक्शंस में यहाँ पर इसको कम वोट्स पड़ रही हैं। अगर इसका कंपैरिजन हम करें जनरल इलेक्शंस के साथ, तो जहां पर भी हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं ना, वहां पर आ जाती है पार्लियामेंट के इलेक्शन। ओके, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो उनको हम यहाँ पर आम चुनाव भी बोलते हैं, जनरल इलेक्शंस भी बोलते हैं। तो अभी तक जितने भी जैसे अभी चुनाव हुए हैं ना राज्यों में, तो वहां पर ऐसे है कि जनरल इलेक्शंस में बढ़िया परफॉर्म कर दिया बीजेपी ने, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। 2019 के बाद की बात कर रहे हैं। तो अभी लास्ट के जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो 2019 में हुए हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं कि वो अभी अगर बीजेपी के रीजनल
यहाँ पर जो शासक की बात करें ना, तो उससे उनके कंपैरिजन में वो ज्यादा पॉपुलर है नेशन वाइज। ओके, तो रीजनल मतलब उनको इतना मतलब ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन नेशन वाइज अगर बात करें तो उनको उनकी इंपॉर्टेंस है। ओके, उनको यहाँ पर पॉपुलर माना जाता है। और इसके अलावा बात करें कि 2019 का जो जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उसमें बीजेपी ने काफी ऊंची उड़ान भरी थी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर 40% शेयर जो था ना, तकरीबन 41% जो शेयर था, वोट शेयर था, वो बीजेपी के पास गया था। मतलब इतनी जितनी भी टोटल वोट्स थी ना, सपोज करो 100 वोट्स थी, उसमें से 40 वोट जो थी बीजेपी को गई। और यहाँ पर इन्होंने 18 पार्लियामेंट्स की सीट जीती थी। ओके, जो लोकसभा की सीट्स होती तो 18 सीट्स ये जीत कर आए थे। और टोटल जो सीट्स थी बंगाल में वो 42 थी। ओके, जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी जो कि यहाँ पर राज्य में रूल कर रही है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तो उस समय उसके पास 43% यहाँ पर वोट शेयर आया था और 22 सीटें कुल मिलाकर इन्होंने जीती थी। ओके, तो ये पहली बार हुआ था कि बीजेपी इतनी बड़ी सीट, मतलब इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज्यादा पार्लियामेंट्री सीट्स जो है 2019 में ले गई। और तब से ऐसा लग रहा था कि मतलब कि जब स्टेट इलेक्शंस होंगे तभी बीजेपी मतलब जो है ना, हो सकता है कि टीएमसी को क्लीन स्वीप कर दे। लेकिन यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि सबको पता है कि बीजेपी ने अभी इससे भी बदतर ने यहाँ पर स्टेट इलेक्शन में परफॉर्म किया, जब भी इस 2019 के इलेक्शन के बाद जितने भी इलेक्शंस यहाँ पर हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली की, और दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि अभी के लिए जो रिजल्ट है वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ पर बीजेपी ने अभी 2 परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से अपना वोट शेयर भी खो दिया है। और यहाँ पर सिर्फ जो है 77 सीट्स जो ही वही जीत पाई है बीजेपी। और जो तृणमूल कांग्रेस है वो 213 सीट्स जीत कर उसने उसने अपनी सरकार बनाई है। और यहाँ पर एक तरीके से बात करें कि शाही पिटाई जो है बीजेपी की गई है टीएमसी के द्वारा। ओके, देखो टीएमसी की जो यहाँ पर लीडर है ममता बनर्जी, तो इन्होंने ही ये पार्टी बनाई थी 1999 में। तो यहाँ पर इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ओके, तो ध्यान रखें ये टीएमसी भी नेशनल पार्टी है और ये जो बीजेपी है ये तो नेशनल पार्टी है ही है। कुल मिलाकर 8 नेशनल पार्टी है भारत में। ओके, तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी हो गई, फिर बीएसपी जिसको हम बहुजन समाजवाद पार्टी बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर सीपीआई एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ओके, फिर यहाँ पर आती है तृणमूल कांग्रेस, फिर यहाँ पर आती है एनसीपी जिसको हम नेशनल कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, जो कि शरद पवार की पार्टी है। तो महाराष्ट्र के लीडर है वो शरद पवार, अभी उनकी गठबंधन की सरकार भी चल रही है। ओके, तो शिवसेना के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र में। और लास्ट में यहाँ पर आते हैं एनपीपी। ओके, तो ये एनपीपी क्या है, ये कहाँ की पार्टी है? ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पर राज्य है उनकी पार्टी। तो कौन से राज्य की पार्टी? ओके, जिसको कि हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ओके, तो अभी उस पार्टी का जो है फुल नाम आप बताएं, और वो उसको कब उसका गठन किया गया था उस पार्टी का, और अभी कौन लीडर है, तो उसका भी नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक एनालिसिस यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट का यहाँ पर बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो टीएमसी है वो यहाँ पर जो पहले राउंड चल रहे थे उसमें लीड कर रही है। वोटिंग यहाँ पर वोटिंग ही चलते हैं। इसके अलावा आगे जब बात करें फर्दर, जब लेटर राउंड्स देखने को मिले, तो वहां पर स्काई रॉकेटिंग मतलब कि मतलब रॉकेट की तरह उछाल देखने को मिला। टीएमसी ने काफी लीड ली, काफी आगे बढ़ी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कोविड डिजास्टर था, दूसरी ओर बीजेपी का वो चेहरा जो था ना उसको काला करता जा रहा था। मतलब कि कोविड डिजास्टर के चलते मतलब सारी लीडरशिप जो थी बीजेपी की उसको बंगाल इलेक्शंस में लगा दिया गया। और दूसरी ओर सेकंड वेव ने काफी तबाही मचाई हुई थी, उसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ पर ऐसी बात बोली जा रही है ऑथर की तरफ से। और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जो है ना विवादपूर्ण थ्योरीज भी यहाँ पर आई, जिसमें यहाँ पर कहा गया कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को राजी कर लिया है कि वो जो इलेक्शन शेड्यूल है ना उसको 8 यहाँ पर पोलिंग राउंड्स में जो है एक्सटेंड कर दे। ओके, ता जो कि जो यहाँ पर अगर जितने यहाँ पर इलेक्शन शेड्यूल यहाँ पर एक्सटेंड होंगे, तो उतने यहाँ पर मौका मिल जाएगा मोदी जी को कि मतलब वो ज्यादा से ज्यादा जो रैलीज हैं वो कंडक्ट कर पाए वेस्ट बंगाल में, और अच्छे तरीके से मतलब अपनी अप्रोच जो है ना बना पाए। तो अगर यहाँ पर ऑथर बात करेंगे अगर ऐसा है, तो बीजेपी ने खुद ही अपनी जो कबर है ना उसको खोदा है। तो देखो अभी हुआ क्या था, इलेक्शन कमीशन ना एक डेट होती है जब भी यहाँ पर इलेक्शन जब शुरू होने वाले होने था उससे 1 महीने पहले इलेक्शन डेट्स को अनाउंस कर देता है इलेक्शन कमीशन। ओके, तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो जो भी ये राज्यों में इलेक्शन होते हैं ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता, ये भी बात ध्यान रखें। ओके, तो अभी इसमें ऐसा हुआ कि इन जो वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुए ना, तो अभी कुल मिलाकर 4 राज्यों और एक यूटी में इलेक्शन हुए हैं, कि जिनका रिजल्ट जो है 2 मई को घोषित किया गया।
और वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस करवाए गए ये 8 फेजेस में करवाए गए, तो सबसे ज्यादा फेजेस में वेस्ट बंगाल में ही इलेक्शंस हुए हैं। ओके, तो मतलब कि इसको 8 फेसेस में रखने का मतलब यही है कि मतलब एक एक फेस में कुछ गिने चुने यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी जिसमें प्रचार करना यहाँ पर आसानी रहेगी, जो यहाँ पर बीजेपी है उसके लिए। तो देखो, अगर ऐसा कोई शेड्यूल बनता है तो उसका फायदा तो ऑपोजिशन पार्टीज को भी मिलता ही है, जो यहाँ पर पहले से जो रीजनल पार्टीज हैं। लेकिन फिर भी जो यहाँ पर ना इसको जोड़कर देखा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि मतलब यहाँ पर वही पाया जाता है कि कहीं ना कोई यहाँ पर ना किसी तरीके से कंट्रोल करके चल रही है गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर सीधे सीधे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही यहाँ पर ना उनकी नेगेटिव इमेज बनती है जब वो ऐसा कोई भी काम करवाते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो यहाँ पर भी ये आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर ऑथर यही बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा है तो बीजेपी ने अपनी कबर खुद खोदी है। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि बीजेपी, ओके, तो यहाँ पर अभी 2019 में जो यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी, 2019 के मुकाबले में अगर जो परफॉर्मेंस देखे तो काफी खराब परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर वही बात करें कि अभी इतनी एक्साइटमेंट क्यों थी यहाँ पर, अगर वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस की हम बात करें। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर ओपिनियन पोल्स आए तो ओपिनियन पोल्स ज्यादातर आते हैं इलेक्शंस जब होते हैं ना तो उससे पहले, और एग्जिट पोल्स तब आते हैं जब इलेक्शंस हो जाए। ओके, मतलब कि सपोज करो अगर 2 मई को रिजल्ट आना था, तो अभी जो लास्ट फेज का जो इलेक्शन था सपोज करो वो हुआ 29 अप्रैल को। तो जब 29 अप्रैल को शाम 5 बजे तक यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे ना, तो फिर शाम 5 बजे के बाद ही एग्जिट पोल्स आएंगे। ओके, तो एग्जिट पोल्स में यहाँ पर बकायदा सर्वे किया जाता है अलग अलग एजेंसीज के द्वारा, और ये मतलब बताने की कोशिश की जाती है कि कौन सी पार्टी जो है ना वो सत्ता में आएगी। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि ओपिनियन पोल्स और जो एग्जिट पोल्स है तो ये भी उनके द्वारा भी यहाँ पर ना इल्यूजन्स ही क्रिएट किए जा रहे हैं कि मतलब ये बहुत ही शक्तिशाली युद्ध हो रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। तो कोई भी अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स से बंदा फेमिलियर है ना, मतलब जिस जो थोड़ी बहुत समझ रखता है पॉलिटिक्स के बारे में, ओके, तो मतलब उसको पता है कि क्या होने वाला है। कि मतलब जो पोल्स हैं मतलब वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, मतलब जो जो बातें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि शक्तिशाली युद्ध हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल फाउंडेशन जो थी ना वो यहाँ पर बनाई जा रही थी, कि मतलब ये बताया जा रहा है कि बहुत ही नजदीकी बैटल जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच में चल रही है, मतलब कि खुद से एक आर्टिफिशियल फाउंडेशन बना देनी। तो यहाँ पर भी ये अपनी बात रख रहे हैं कि जो मीडिया है ना वो अपना रोल अच्छे से अदा नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो क्रिटिक्स हैं, मतलब कि जो मतलब बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने इंडिया को पूरी तरीके से जो क्रिमिनल हेट था ना उसमें डुबा दिया था। तो यहाँ पर बात करें जैसे बीजेपी की, तो अभी 2018 तक जितने भी 2018 से लेके अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए तो वहां पर सेम ही ऐसे इसी तरीके के यहाँ पर सिनेरियोस जो है ना वो देखने को मिले। दूसरी और यहाँ पर जो क्रिमिनल यहाँ पर रेटोरिक है, मतलब कि जो अ, जो क्रिमिनल मतलब कि धर्म के आधार पर जो यहाँ पर निंदा की जाती है ना, मतलब जो माहौल बनाया जाता है, तो उस ये भी इसमें भी यहाँ पर राइज देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर वही बात करें कि इसका कोई फायदा बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला। कुछ इलेक्टोरल डिविडेंड्स वगैरह यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं, मुनाफा नहीं देखने को मिला ये सब कुछ करने के बावजूद भी। ओके, तो जैसे अभी देखो ज्यादातर जो इलेक्शंस होते हैं तो वहां पर धर्म के आधार पर ही बात की जाती है, ओके, बीजेपी की तरफ से। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि जो बंगाल इलेक्शन था ना तो उसमें तो मतलब ये पूरी तरीके से नफरत से भरा हुआ था, और मतलब यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही थी, कि मतलब कि कोई एक सेक्शन जो है ना वो बिल्कुल खराब है और मतलब उसको छोड़ो, आप हमें वोट करो, इस तरीके से हम जो है ना आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर चल रही थी। और यहाँ पर श्योरली ये भी बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर दिल्ली में इलेक्शन, जो दिल्ली में लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ तो उसमें भी काफी वर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली बीजेपी की। ओके, तो यहाँ पर उस समय बीजेपी ने यहाँ पर काफी निंदा की अलग अलग सेक्शंस की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एंटी नेशनल तक यहाँ पर कुछ लोगों को घोषित कर दिया गया, यहाँ पर देशद्रोह का चार्ज यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर लगा दिया गया, खासतौर पे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ पर एजिटेट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे उस समय। तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम वोमेन्स यहाँ पर ग्रुप्स थी जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी, जो कि उस समय विरोध कर रही थी, जो यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल सिटीजनशिप यहाँ पर जो अमेंडमेंट जो यहाँ पर लॉ लाया गया था उसको बाद में पारित कर दिया गया था। तो अभी उसी के खिलाफ वो धरने पर बैठी हुई थी। ओके, तो बाद में जब कोविड-19 जब फैलना शुरू हुआ था तब जाकर उनको उठाया गया वहां से। ओके, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि मतलब कि जो संविधान की शपथ खाकर वो बैठी हुई थी, कह रही थी कि हमें हमारे मतलब संविधान हमें राइट देता है कि जो इक्वल ट्रीटमेंट जो ना वो मिले
सभी रिलीजन्स को, मतलब वहां पर रिलीजन ना देखा जाए, ना जेंडर देखा जाए, ना कास्ट देखा जाए, एक आम इंसान को देखा जाए और उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये इसी बात के ऊपर वो धरने पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर इलेक्शन को यहाँ पर क्रिमिनलाइज करने के बावजूद भी यहाँ पर बात करें कि बीजेपी 8 सीट्स जीत गई, और जो 62 सीट्स थी 70 में से वो आपके पास गई। तो ये जो दिल्ली की असेंबली है वो टोटल 70 सीट्स की है। ओके, 70 सीट्स। तो पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो उस समय आम आदमी पार्टी की यहाँ पर 67 सीट्स थी। ओके, बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट्स। तो अभी यहाँ पर इजाफा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर आगे बात करें कि अगर मोदी जी की बात करें तो पर्सनली वो पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी पॉपुलर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बात करें कि बीजेपी जब 2019 में असेंबली के पार्लियामेंट्री सीट्स के इलेक्शन हुए, जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए, तो उस समय जो 7 सीट्स थी, लोकसभा की 7 सीटें दिल्ली में, तो सातों के सातों जीत गई। ओके, 2019 में। और इससे पहले भी जब 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे ना, तो जब 2014 में पहली बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर आए थे, तो उस समय भी यहाँ पर सातों की सातों सीट्स जो थी वो बीजेपी के पास ही गई थी। तो इससे आप ये भी समझो कि जो वोटर है ना, वो बड़ी समझदारी से अपनी वोट करता है कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी किसको देनी है और राज्य सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसको देनी है। तो वही दिल्ली के लोग हैं जो कि 2019 में, या फिर कह लो कि 2014 में सातों की सातों जो लोकसभा सीट्स हैं वो बीजेपी को दे रहे हैं। और यहाँ पर 2015 में जो इलेक्शन होता है दिल्ली में, तो उसमें यहाँ पर जो टोटल 70 सीट्स हैं उसमें से 67 सीट जो है वो केजरीवाल को दे रहे हैं। तो अभी 2019 में भी वैसे ही आपको देखने को मिला, सेम सिनेरियो है। तो वही बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अभी तो कुछ महीने बाद ही यहाँ पर जो है स्टेट में इलेक्शन हुआ था, तो बीजेपी की ये यहाँ पर मतलब ये हालत हो गई। तो इसके चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मतलब पॉपुलैरिटी जो है ना उनकी मोदी जी की अपनी है, क्योंकि उनकी पार्टी पॉपुलर नहीं। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में इवेंट हुए तो ये भी सेम बिल्कुल उसी पैटर्न पे हुई जो दिल्ली में हुआ। ओके, तो यहाँ पर बीजेपी ने लोकसभा की काफी सीट जीती यहाँ पर बंगाल में, लेकिन अभी जब बात आएगी असेंबली सीट जीतनी है तो वहां पर सत्ता में आना है, सरकार बनानी है, तो उसमें मतलब पीछे रह गए। उतनी सीट्स ये नहीं लेकर जा पाए। और अभी बात करें ममता बनर्जी की, कि मतलब इनकी अच्छी खासी साख है। अगर हम बात करें कि सेकुलरिस्ट, मतलब कि ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। ओके, सबको एक जैसा यहाँ पर जो है न्याय देती है। तो उस तरीके से यहाँ पर मतलब अगर कोई ऐसा बंदा काम कर रहा है तो उसको हम जो है सेकुलरिस्ट कह देते हैं, जिसको इनको कहा जा रहा है कि सेकुलरिस्ट है। लेकिन ये भी बात करें कि ये कोई चैंपियन नहीं है बाकी के जो ह्यूमन राइट्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम्स होती हैं, अगर उनके हिसाब से बात करें तो इनके भी यहाँ पर ना नेगेटिव फेस यहाँ पर दर्शाया गया है ऑथर के द्वारा। तो जिसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट का पार्ट था यहाँ पर जब 2016 में यहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हो रहे थे। ओके, तो उस समय एक मीटिंग हो रही थी जिसमें यहाँ पर कोलकाता के यहाँ पर जो टॉप एकेडमिक्स है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रिसर्चर्स हैं, यहाँ पर टॉप जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर जो कुछ प्रोफेसर थे मतलब जिनका काफी गुस्सा फूटा ममता बनर्जी के खिलाफ, तो उन्होंने यहाँ पर आरोप भी लगाया ममता बनर्जी के ऊपर कि मतलब कि यहाँ पर जो सीट्स होती है ना कॉलेजेस में, जो सीट्स होती हैं अच्छे कॉलेजेस में, तो यहाँ पर उनको हैंड ओवर कर दी जाती हैं जिनके पास पैसा है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि जो टॉप एकेडमिक पोस्ट है मतलब उनको बेच दिया जाता है किनको, जहाँ पर जिन लोगों के पास पैसा है। मतलब कि ऐसा होता है कि ना कोई भी कॉलेज हो तो उसमें एक तो होता है डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हो, एक होता है कि कोई एग्जाम क्लियर करके आए हो तो उसकी काउंसलिंग वगैरह होती है तो फिर आपको सीट्स का आवंटन होता है। एक होता है मैनेजमेंट कोटा में कुछ सीट्स होती हैं, तो उसके चलते मतलब ज्यादातर कोशिश की जाती है कि अपनी सीट्स बढ़ा लो और मतलब उनको भी बेच दो। बेचने का कहने का मतलब कि फीसेस डोनेशन वगैरह ले ली जाती है, उसमें भी काफी पैसा जो है ना वसूल कर लिया जाता है, जिसमें कॉलेजेस अपना फायदा भी देखते हैं। तो यहाँ पर वही बात करती है कि ममता बनर्जी ने इन सब चीजों को रोका नहीं है। ओके, तो मतलब ऐसी जो सीट्स मतलब कि जो किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य स्टूडेंट को मिलनी चाहिए थी, उसको उसको ऐसे ही बेच दिया जाता है। और इसके अलावा यह भी बात की कि यहाँ पर जो एकेडमिक एक्सेलेंस है उसके बारे में भी इन्होंने कंप्लेंट की। ये मतलब ये अभी जो एक्सेलेंस है ना, मतलब अच्छे तरह की जो पढ़ाई है तो वो कम होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर जितनी नजदीकी है क्रिमिनल कांग्रेस पार्टी के साथ आपकी, तो उतना यहाँ पर जो है ना आप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है एजुकेशन के रिगार्डिंग, मतलब कि मगर पढ़ाई ऐसे इस तरीके से सिनेरियो बना दिया गया है यहाँ पर कॉलेजेस में कि मतलब कि एक तो आसानी से आपको सीट मिल जाएगी, कहीं पर नहीं भी मिली तो पैसा दो सीट ले लो। तो इसी तरीके से एग्जाम भी इसी तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो स्टडी है ना उसमें यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब अगर किसी का भी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ नजदीकी है ना तो आसानी से वो मतलब ग्रेजुएट हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं रूरल एरियाज की, जो गांव देहात के जो एरियाज है उनकी बात कर रहे हैं कि
वहां से भी लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं किसके बारे में, जो लोकल माफिया पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं। मतलब कि जो हम बात करें कि जो अर्बन एरियाज में जो लोकल एरियाज होते हैं, या रूरल एरियाज में जो लोकल एरियाज, मतलब कि एक माफिया के तौर पर काम कर रहे हैं, कि मतलब कि जितने भी लोकल गवर्नमेंट के छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं ना, जो कि राज्य सरकार को देने होते हैं, अर्बन बॉडीज को, या फिर जो रूरल बॉडीज होती हैं, पंचायती राज। तो अभी कोई भी काम करवाना है ना, देखो, अगर कोई सड़क का निर्माण करवाना है तो मतलब सरकार क्या करती है, टेंडर इशू करती है, और उसमें फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट यहाँ यहाँ पर दिया जाता है जो अच्छा प्राइस दे। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे बात कर रहे हैं कि एक मोनोपोलाइज मतलब सिनेरियो बना दिया गया, मतलब कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिनको लगातार यहाँ पर सरकार जो ना कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप इस सरकार निर्माण करें, आप इस पुल को बनाएं, ओके, यहाँ पर जो खंभे वगैरह लगाने हैं वो लगवाएं, सीवरेज का काम करना है तो वो करें। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप है, मतलब जिनकी दादागिरी चल रही, तो उन्हीं को जो है ना कंटिन्यू करके चला जा रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ पर की जा रही है, तो उन्हीं से काम लिया जा रहा है ज्यादातर। तो यहाँ पर वही बात करें कि मतलब ये बात कि दिस वाज जस्टिफाइड एज अ वे ऑफ कीपिंग मनी एंड जॉब्स विद इन द लोकल एरिया, बट आल्सो मेंट गिविंग ऑल पावर टू नेटवर्क्स ऑफ पॉलिटिकल सपोर्टेड गूंस। मतलब कि अगर हम बात करें कि पैसे को बचाना है और जॉब्स को यहाँ पर क्रिएट करना है किसी लोकल एरिया में, तब तक तो बात सही है। कहने का मतलब कि जॉब्स क्रिएट हों, जो भी जहां पर भी लोकल एरिया में काम धंधा चलेगा, कोई नई नई चीज बनेगी, तो वहां पर वहीं से लोग उठाए जाएं, उन्हीं को यहाँ पर पैसा दिया जाए, तो ये तो बात सही है। लेकिन अगर आप मतलब जो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल गुंडों का जो यहाँ पर नेटवर्क है, तो उसी को आप सपोर्ट करते रहोगे, उनको ही सभी पावर्स देते जाओगे, तो वो भी सही नहीं है। ओके, तो मतलब ये प्रैक्टिस आज की नहीं चल रही है, प्रैक्टिस जब से लेफ्ट फ्रंट का रूल था। तो देखो, बंगाल में 2011 में पहली बार टीएमसी का रूल आया, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी का रूल आया। उससे पहले लगातार 35 साल तक यहाँ पर लेफ्ट पार्टी, जिसको हम सीपीआई बोलते हैं ना, सीपीआई और सीपीआईएम, तो दोनों यहाँ पर गठबंधन करके यहाँ पर सरकार चलाती थी। तो मतलब 35 साल तक लगातार यहाँ पर रूल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार अभी तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। और मतलब अगर हम कहें ना कि मतलब फ्यूचर में एक बार दो बार और बन जाए तो बन सकती है। तो बंगाल के लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर ना स्टेबिलिटी रखते हैं अपनी गवर्नमेंट की। ओके, तो जो उनको लगता है कि सही चल रही, तो उसको बार बार चुनते रहते। तो 35 साल तक लगातार किसी को चुनना कोई ये छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर इन लेफ्ट पार्टीज के ही सबसे यहाँ पर लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं, जिनका नाम था ज्योति बसु। वो 23 साल तक लगातार उन्होंने रूल किया। उसके बाद बारी आई थी बुद्धदेव भट्टाचार्य की। ओके, तो बाद में बारी आई थी ममता बनर्जी की। तो यहाँ पर वही बात करें कि तब से ये सभी प्रैक्टिसेस चल रही हैं लोकल एरियाज में, मतलब तो उसको यहाँ पर ना ममता बनर्जी के द्वारा जो है अभी, जब से वो ऑफिस में बैठी हैं, चीफ मिनिस्टर बनी है, तो तब से वो भी उन्होंने भी सेम प्रैक्टिस को ही अडॉप्ट कर लिया है, और इसी को जो है कंटिन्यू आगे करती जा रही है। और इसी के चलते आगे बात करेंगे, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो बिल्कुल वो सेकुलर है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इनको मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो मतलब इरोड होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। मतलब कि वहां पर जो कानून है उनका मिस यूज हो रहा है उनके यहाँ पर एंड के तौर पर। तो मतलब इनको सही कर सकती है, लेकिन यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा बात करें कि जो भी यहाँ पर अरेस्ट हो जाती है, जैसे यहाँ पर कुछ ओपोनेंट्स जो कि विरोध करते हैं सरकार का, तो यहाँ पर इस चीज को तो नॉर्मल ही माना जाता है कि अगर कोई सरकार का विरोध करे उसको उठाकर जेल में डाल दो। तो ज्यादातर जो ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं उनको डाला जाता है। तो इसके अलावा भी अगर कोई अपोज करता है तो उसको भी डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेस काउंसिल के यहाँ पर चेयरमैन, जिनका नाम है कारजू, तो उन्होंने भी यहाँ पर निंदा की है। तो यहाँ पर सेमी फासिस्ट कहा गया है इनकी सरकार को, कि इन्होंने अरेस्ट किया था एक पर्सन को जिन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट की थी। ओके, तो यहाँ पर एक पब्लिक इवेंट में कंप्लेंट की थी गवर्नमेंट के बारे में, कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर प्राइसेस है ना बहुत हाई है। ओके, तो ये बात जब उसने कही तो उसी बात के चलते उसको जेल में डाल दिया गया, और उसको यहाँ पर साबित कर दिया गया कि ये बंदा जो है ना ये माओवादी है, नक्सलवादी है। ओके, तो नक्सल्स का आप देखो, काफी मतलब जो ये वाले एरियाज है ना, वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, उड़ीसा हो गया, और जहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो जहाँ मतलब काफी बड़े पैमाने पर जंगल है, तो वहां पर नक्सलवादी काफी पाए जाते हैं। तो मतलब यही उनको यहाँ पर टैग लगा दिया कि मतलब इसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये भी गलत बात है। यहाँ पर फासिस्ट मतलब रूल वो होता है जहां पर ना तानाशाही चले, अपनी जो मर्जी है वही चलनी है, लोग जो कहें, अगर कुछ बोलते हैं उठा के जेल में डाल दो। तो ये मतलब सिचुएशन यहाँ पर बनाई गई, तो ये बात कही जा रही है। और इसके अलावा बात करें कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने कार्टून बनाया था ममता बनर्जी का और उनके एक कोलीग का, जिनका नाम था मुकुल रॉय। तो उसको काफी वो फेमस हो गया, फैल गया।
तो उसके चलते उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा जो ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस थे, ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के और यहाँ पर जो लेफ्ट फ्रंट के जो यहाँ पर जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, उनको भी अरेस्ट किया गया क्योंकि वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ममता बनर्जी को किसी भी मुद्दे के ऊपर। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो अभी ममता बनर्जी की जो विक्ट्री हुई है वेस्ट बंगाल में, तो अभी कोई ये बात नहीं सोच सकता कि अभी इन ए न्यू एरा ऑफ डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज, मतलब कि क्या इसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पर चलता रहेगा अगर हम लिबरल वैल्यूज की भी बात करें, क्योंकि जिस तरीके से वो बात करते हैं कि सबको साथ में लेकर चलना है और सबको, मतलब जो भी सेक्शन है, जो भी रिलीजन है, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या यही यहाँ पर नया एरा होगा हमारे डेमोक्रेटिक लिबरल वैल्यूज का? तो वही बात कर रहे हैं कि लिबरलिज्म लगातार यहाँ पर फैल रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी ना, सिर्फ बीजेपी दोषी नहीं है। ओके, तो मतलब जो जो सत्ता में आने के बाद भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है ना, तो वो सब यहाँ पर दोषी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करें पर्सनैलिटी कट, मतलब कि जो आपके व्यक्तित्व में जो गिरावट आ गई। और दूसरा यहाँ पर जो डायनास्टिक पॉलिटिकल फैमिलीज, मतलब पिछले वंशवाद चल रहा है कि मतलब पिछले जो दादा है वो भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद मतलब बाप रहा, फिर उसके बाद बेटा, मतलब इस तरीके से मतलब पॉलिटिकल जो डायनास्टी चलती आ रही ना, तो ये भी हाई फैशन में अभी तक ये चीजें हो चुकी हैं। तो पर्सनैलिटी कल्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। जो मतलब अगर कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनका खुद पर्सनैलिटी जो है ना कल्ट होता देखने को मिल रहा है, और दूसरी और पॉलिटिकल फैमिलीज जो है उनकी डायनास्टी चलती आ रही है, तो ये भी एक फैशन है। ओके, तो क्या ये सब चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी? तो यहाँ पर जो पाप है ममता और स्टालिन की, तो स्टालिन जो है ना, उन्होंने अभी अभी फिलहाल हाल ही में जब भी ममता बनर्जी ने अभी शपथ ली है ना मुख्यमंत्री की, तो अभी स्टालिन जो है ना वो मुख्यमंत्री बने हैं तमिलनाडु के। ओके, तो इनकी पार्टी का नाम है डीएमके, और इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। ओके, और इनकी जो बहनें थी ना, स्टालिन की जो बहनें थी, तो वो केंद्र सरकार में मंत्री रही हैं। ओके, जो यहाँ पर कांग्रेस की पिछली सरकार थी उसमें, तो उनके ऊपर ही यहाँ पर आरोप लगा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का। तो इस तरीके से यहाँ पर बात करें कि डायनास्टीज भी चलती आ रही है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि मे नॉट मैच द आउटरेजेस बीजेपी अरेस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स मदर एंड टीचर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल किट दैट कंटेन क्रिटिकल रेफरेंसेस टू मोदी। तो यहाँ पर बात करें कि ममता और स्टालिन के जो पाप है ना, हो सकता है कि वो ना मैच कर पाए। तो जहाँ पर जो बीजेपी जिसको कि बाहर का रास्ता दिखाया गया है इन सभी राज्यों में से, तो जो इनके द्वारा किया गया, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक स्टूडेंट था जिसकी मदर और टीचर को अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने एक स्कूल स्किट में पार्टिसिपेट किया, जिसमें यहाँ पर कि मोदी जी के बारे में यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, जिसके चलते इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये यहाँ पर बात की जा रही कि ये पाप यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया। तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो क्रिटिक्स हैं तो कह रहे हैं कि ऑफ एनी पॉलिटिकल पावर्स फेस डेंजर्स, मतलब कि जिसके पास भी यहाँ पर पॉलिटिकल पावर है तो यहाँ पर दूसरे को उसका खतरा जो है ना वो मंडराता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और आगे लास्ट में बात करें, सबसे बड़ी जो वायलेशन है वो सिविल राइट्स की हो रही है, मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो वही उनको ही मतलब मानने की यहाँ पर मतलब उसको सिनेरियो नहीं बनाया जा रहा। तो यहाँ पर बात कश्मीर की कर रहे हैं, तो जिसमें काफी देर से जो है जो था, पहले तो इंटरनेट कनेक्शन बंद था, उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन शुरू किया तो उनको यहाँ पर 2G कनेक्शन दे दिया गया। तो अभी काफी देर बाद, मतलब साल 1.5 साल बाद जाके उनको जो है ना 4G कनेक्शन अवेल दिया गया है, जब देखा गया कि सिक्योरिटी जो यहाँ पर जो युवा है कश्मीर का वो ठीक मतलब भी विरोध नहीं करेगा, जो यहाँ पर आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया था 2019 में, 5 अगस्त 2019 में। ओके, तो यहाँ पर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि कोर्ट सिंपली डू नॉट टेक अप वाइटल केसेस ऑन द वैलिडिटी ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड स्ट्रेटजेम्स, मतलब कि ज्यादातर यहाँ पर आसानी से कोर्ट्स यहाँ पर ना जितने भी केसेस निकल कर आते हैं, चाहे गवर्नमेंट की वैलिडिटी की अगर बात करें जो रूल्स इंप्लीमेंट कर देती है, या फिर अपना ही जो कपट करती है, शल कपट करती है, तो उसके रिगार्डिंग ज्यादातर कोर्ट्स जो ना मतलब एक साइड पे रह जाती है, उनको सब बातें नहीं पता चलती कि सरकारें क्या कर रही है। ओके, तो जिसके चलते एक ये भी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। जब अभी देखो जो रूलिंग वगैरह यहाँ पर कश्मीर के लिए की जा रही है, जिससे उसको मैनेज किया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ऑथर। तो यहाँ पर बात करें एक रिट की, तो यहाँ पर कौन सी रिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बात करें हेबियस कॉर्पस की। तो कुल मिलाकर 5 रिट्स होती है। ओके, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ हेबियस कॉर्पस की, बाकी की 4 कौन सी है उसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर इनको पोस्टपोन कर दिया गया है हेबियस कॉर्पस को। तो मतलब कि कोई बंदा अगर उसको उठाकर जेल में डाल दिया गया, मतलब उसको जेल में तो डाला गया लेकिन कोई सबूत ही नहीं कि क्यों डाला गया, ओके, तब वो बंदा जो है ना वो कोर्ट में जाकर जो ना एक रिट दायर कर सकता है। उस रिट को हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस के तहत वो बताएगा कि मुझे जो अरेस्ट किया गया, मुझे इतने दिन जो जेल में रखा गया,
जिस अथॉरिटी ने मुझे जेल में रखा तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, बताएगा कि देखो मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। ओके, तो मुझे बिना वजह उठाकर जेल में डाल दिया गया। तो अभी वो हेबियस कॉर्पस की जो जो याचिका डालते हैं ना, रिट डालते हैं, तो उसको ही पोस्टपोन कर दिया गया है। ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको कि कश्मीर में पोस्टपोन ही कर दिया गया कि मतलब आप यूज ही नहीं कर सकते। सरकार चाहे जिसको मर्जी, जो यहाँ पर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार तो वहां पर फिलहाल अभी है नहीं है, यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो जिसको भी चाहे उठाकर जेल में डाल सकती है। तो ये सिनेरियो बना हुआ है। और इसके अलावा बात करें फ्रीडम हाउस रिपोर्ट की, तो ये रिपोर्ट भी इसी साल आई थी, इसके बारे में हमने खुलकर डिस्कशन भी की थी। ओके, तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर ना फ्रीडम को मेजर करती है पूरी दुनिया में। ये जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है ना, वो कैसी है, डेमोक्रेसी की आजादी कैसी है अलग दुनिया के अलग अलग कोनों में। तो यहाँ पर जो भारत का जो फ्रीडम स्कोर आया ना, तो यहाँ पर ये 77 आया। ओके, 2017 की बात करें तो यहाँ पर 77 से 67 तक हम पहुंच गए हैं 2021 में। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो स्कोर था, तो ये इन्होंने सभी राज्यों के हिसाब से स्कोर दिया फ्रीडम इंडेक्स का, कि राज्य सरकारें भी कैसे काम कर रही है या फिर उस पर्टिकुलर राज्य में कैसे काम हो रहा है, डेमोक्रेसी क्या आजादी है, डेमोक्रेटिक रूल्स की आजादी है। तो यहाँ पर कश्मीर का स्कोर उसमें काफी गिरावट देखने को मिली, तो ये 27 हो गया। जितना स्कोर नीचे गिरता जाएगा उतना मतलब समझ लो कि वहां पर जो आजादी है ना डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग बहुत कम होती जा रही है। तो भारत का स्कोर लगातार गिरता जा रहा है। ओके, डेमोक्रेसी की वैल्यूज के हिसाब से। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट हेल्थ केयर क्राइसिस स्टडी हाउ ओडिशा टैकल साइक्लोन्स। तो ओडिशा में काफी बड़े पैमाने पर साइक्लोन्स आते रहे, काफी तबाही मचती रही है, बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया जाता रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, तो अभी अभी भी ये सिनेरियो वैसा ही है, लेकिन ये कैसे टैकल किया तो उसके उससे भी यहाँ पर सीखने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अभी का जो सिनेरियो है हमारे हेल्थ केयर में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बात रखें। शुरुआत में बात करेंगे, जब कोविड ने पहली बार हिट किया था मार्च में पिछले साल, तो उस समय बहुत सारी यहाँ पर हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज थी, यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स थे, यहाँ पर उन्होंने उनमें एक रेस लग गई कि हम जो है ना एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे भारत में। ओके, जिसकी कि हमें मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है। जैसे यहाँ पर बात करें, जो डायग्नोस्टिक किट्स थी जिससे पता लगाया जा सके, टेस्टिंग हो सके कोविड 19 के। इसके अलावा वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर्स की बात कर रहे हैं कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर आज की बात करें तो अभी हमारा देश जो ना अभी सबसे बड़ा क्राइसिस जो है फेस कर रहा है, वो क्या है, ऑक्सीजन का क्राइसिस। ओके, तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही हमको। ओके, तो अभी अभी वही बात करें कि नेचुरल टू वंडर। सो अभी जो ऑक्सीजन जनरेटर्स की अभी ये मार्च 2020 में बात कर रहे थे, उनका क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में भी आप जानोगे, तो सिनेरियो समझोगे ना, तो मतलब आप थोड़ा सा हैरान होगे कि मतलब क्या हुआ इसके साथ। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी ट्रेजेडी जो हमारे साथ हुई है, तो हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी दोबारा से है कि हम जो है फ्यूचर को रीमेक करें, मतलब आगे लेकर चलें। ओके, तो अभी किस किस सिनेरियो के हिसाब से हमने आगे बढ़ना उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी बात करें, गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा लगाया 2020 में, शुरुआती अपनी जो मार्च अप्रैल का जो महीना था उस समय। तो यहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा गया, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में सारा काम हुआ। तो यहाँ पर जो टेंडर्स वगैरह निकाले गए, तो यहाँ पर जो भी कंपनसेशन वगैरह दी गई, तो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ। तो यहाँ पर अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए भारत सरकार ने उस समय यहाँ पर कदम उठाए थे, जो कि काफी वीक था। और यहाँ पर एक बात करें, वन सच टेंडर वाज फॉर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेटर्स के लिए भी एक टेंडर ऐसा ही भारत सरकार ने निकाला था। तो यहाँ पर 15 अलग अलग कैपेसिटीज के हिसाब से यहाँ पर हमने ऑक्सीजन जो जनरेटर्स हैं उनकी यहाँ पर जो उनका टेंडर निकला, तो जिसमें बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 लीटर्स पर मिनट तक की भी यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जनरेटर्स की यहाँ पर डिमांड रखी गई थी। और दूसरा यहाँ पर 3200 लीटर्स पर मिनट। देखो जितने बड़े पैमाने पर, मतलब कहने का मतलब कि एक मिनट में कितने लीटर्स ऑक्सीजन जो है ये बना पा रहे हैं, तो ये उनकी कैपेसिटी है, मतलब ऑक्सीजन जनरेट करने की। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग यहाँ पर कैपेसिटी के साथ हमने यहाँ पर टेंडर दिया। तो यहाँ पर सिचुएशन ये आई कि अभी भी उनको यहाँ पर 75 दिनों के यहाँ पर ना डिलीवरी या टारगेट दिया गया था कि मतलब ये डेडलाइन है। तो इतने यहाँ पर दिनों तक जो है ना आपने ये 15 अलग अलग जो ऑक्सीजन जनरेटर से आपने इनकी डिलीवरी करनी है। तो यहाँ पर नियर इम्पॉसिबल इसको कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो मतलब ये सिचुएशन उस समय थी, 75 दिन की यहाँ पर समय दिया गया। और इसके अलावा यहाँ पर कोई ग्रुप था यहाँ पर इनोवेटर्स का, जिन्होंने यहाँ पर एक बिड फाइल की और यहाँ पर ऑफर किया कि मतलब हम सही समय रहते जो ना डिलीवरी कर देंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाए। अपने जिस कथन की बात कर रहे थे उसको जो थे पुगार नहीं पाए, मुमकिन नहीं करा पाए।
तो यहाँ पर जितने भी रेप्यूटेड प्लेयर्स थे, मतलब कोई भी उनमें से, अगर हम कह रहे हैं कि समय रहते मतलब वो काम कर गया, तो नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो टेंडर गया, तो वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ अननोन प्लेयर्स को चला गया, तो जिनका ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड था। ओके, मतलब कि अगर बिड भी लगी है तो उनका सबसे सबसे कम बिड थी। सिर्फ उन्होंने ये बात कही थी कि जो डिलीवरी है ना, तो जो आप डेडलाइन दे रहे हो 75 डेज में, वो हम कर देंगे। तो बस यही चीजें देखकर जो था, अभी जल्दबाजी में फैसला लेकर, ना बिना उसका बिना कोई ट्रैक रिकॉर्ड देकर कि पहले कोई काम किया भी है कि नहीं, तो उनको यहाँ पर दायित्व दे दिया गया कि आप ऑक्सीजन जनरेटर जो है ना वो बनाइए। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जब डिलीवरी की बात आई, तो यहाँ पर 180 दिन से भी ज्यादा समय का लग गया। ओके, मतलब समय लग गया, मतलब फिर भी ये पूरे जितने यहाँ पर मांगे गए थे उनका ये डिलीवरी उनकी नहीं कर पाए। ओके, तो अभी इंडिया के पास जो ना, जो ऑक्सीजन जनरेटर्स की अगर बात करें तो अभी नहीं है। तो अभी सेकंड वेव हमें यहाँ पर हिट कर रही है। अक्टूबर से ही सेकंड वेव शुरू हो गई थी भारत में, तब से यहाँ पर नुकसान कर रही है, लेकिन ऑक्सीजन जनरेटर्स की अभी भी कमी है। तो अभी बिना सोचे समझे स्पेंडिंग की गई क्राइसिस के समय में। तो यहाँ पर अभी क्राइसिस के समय में जो यहाँ पर जो अभी जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है ना, तो यही एक बड़ा रीजन है कि मतलब कि हम अच्छा, हमें एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, जो कि हमने नहीं किया है। ओके, तो हमने कभी भी कोशिश नहीं की कि अच्छा एक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बनाया जाए, इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो उस यही हमारा यहाँ पर ड्रॉबैक रहा, जिसके चलते अभी ये सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। और आगे अभी बात करें कि वाई डू वी फेस सच ए सिचुएशन एट ऑल, तो अभी क्यों हम यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन जो है फेस करें। ओके, तो यहाँ पर वही बात करें, तो बात करें कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास काफी बढ़िया टैलेंट है कि अच्छा जो है मेडिकल इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें कि 800 से ज्यादा यहाँ पर इनोवेटर्स हैं, जिनको कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ना बैक करती है, सपोर्ट करती है। सो किसके द्वारा सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट का ही यहाँ पर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, एक कंपनी है जिसका नाम है बिराक। ओके, इसकी फुल फॉर्म जो है आप बताएं कमेंट बॉक्स में। तो ये एक नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट सेटअप है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज। तो 2012 से ये चल रहा है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जितने भी यहाँ पर नए इनोवेटर्स हों, ओके, उनको। तो यहाँ पर बात करें कि जितने भी यहाँ पर सेम कंपनीज हैं, जो बाकी तो दूसरी सेम कंपनी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सेल ऑर्डर उनको यहाँ पर नहीं दिए गए। ओके, तो नहीं मिल सकते, तो जिसके चलते यहाँ पर जो टेंडर रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो ऐसी लग रही है कि थोड़ा सा मतलब वहां पर जो फ्लॉस देखने को मिल रहे हैं, मतलब धुंधले हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, जिसके चलते यहाँ पर बात बनती नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार की तरफ से इन कंपनीज को, ये जो कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, तो अगर रेवेन्यू ही नहीं आएगा सरकार को, तो फिर कैसे बात चलेगी। ओके, तो मतलब सरकार थोड़ा पैसा देगी। ओके, सपोर्ट यहाँ पर पहले से सपोर्ट तय करेगी कि मतलब कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा, एडवांस में इतनी पेमेंट कर देंगे, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग हो उस चीज की। तो ये सिनेरियो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू नहीं आएगा सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर जितने भी बायर हैं, जो बड़े बड़े बायर हैं मेडिकल इक्विपमेंट के, तो यहाँ पर कंपनी से वो जब भी सभी जो है अनवाइबल हो जाएगी, उनको कोई भी पूछेगा नहीं। ओके, तो मतलब कि सरकार को पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इन यहाँ पर इनोवेटर्स को, इन कंपनीज को, तभी जो है ना बाकी भी आएंगे इसको खरीदने के लिए। तो अभी भी भारत जो है ना, अभी जो इम्पोर्ट यहाँ पर कर रहा है इन सभी इक्विपमेंट्स का, तो 80% यहाँ पर जरूरतों का इम्पोर्ट ही हो रहा है। हमारे यहाँ पर अभी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑक्सीजन जनरेटर्स की, वो बहुत कम है, जो कि बढ़नी चाहिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी फाइनली एक यहाँ पर जो है ना रोशनी नजर आ रही है कि यहाँ पर जो टनल का दूसरा एंड है, कि मतलब कुछ आस की किरणें जो है ना, आशा की किरणें नजर आ रही हैं कि मतलब कुछ होगा। यहाँ पर जो छोटे हॉस्पिटल्स है, उन्होंने यहाँ पर कहा है पूरे देश में कि जितने भी यहाँ पर खासतौर पर जो नॉन मेट्रो सिटीज, मतलब कि जो बड़े शहर नहीं है, कि वो कह रहे हैं कि वो अभी कोई भी एक्सपेंसिव एमएनसी प्रोडक्ट जो है ना उसको यूज नहीं करेंगे। खास तौर पर जो यहाँ पर जो चाइनीज स्टफ आ रहा है बाहर से, जो यहाँ पर चाइना से जो माल आ रहा है, उसको तो यूज करेंगे ही नहीं। ओके, तो इसके अलावा ये बात करें कि अब उनको चाहिए यहाँ पर रिलायबल और अफोर्डेबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो कि हमारे देश में ही बने। तो यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर इस ट्रेंड को देख सकते हैं कि जो आईआईटी कानपुर के द्वारा यहाँ पर एक वेंटिलेटर बनाया गया, जिसका नाम है नोकार्क V310। ओके, जहाँ पर 310 भी इसको आप कह सकते हो। तो ये वेंटिलेटर्स का जहाँ पर इस्तेमाल जो है ना अभी किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 के तहत इसको बनाया गया था, तो अभी मार्केट में इसको हाल ही में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो आगे यहाँ पर वही क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है ऑथर की तरफ से, विल वी बी बेटर इक्विप्ड टू डील विद द नेक्स्ट हेल्थ केयर क्राइसिस व्हेन इट हिट्स अस। अभी देखो, अभी बात करें कि थर्ड वेव भी आ सकता है। तो अगर थर्ड वेव आता है, तो क्या हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमारे पास पर्याप्त हथियार है, सब चीजें हैं कि हम जो थर्ड वेव का जो मुकाबला है अच्छे तरीके से कर पाए। तो यहाँ पर बात करें कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, लेकिन हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करें कि रिसेंटली
यहाँ पर एक पब्लिश बुक हुई जिसमें बात की जा रही है वायरसेस की, पैंडेमिक्स की, इम्यूनिटी की। तो ऑथर्स ने यहाँ पर जो बातें रखी हैं तो कह रहे हैं बोथ सेलिब्रेटेड साइंटिस्ट इन द यूएस पॉइंट आउट दैट inhabitants of the 21st century have learned that infectious disease causing viruses are an existential threat to humanity। तो मतलब कि जिस तरीके से यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि अभी 21वीं शताब्दी में कि वायरसेस जो है, जो इन्फेक्शियस डिजीज है, मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पे थ्रेट जो है पैदा कर रहे हैं, हमारी हमारी ह्यूमैनिटी को खतरे में डाल रहे हैं। तो अभी उसी के ऊपर और चर्चाएं की जा रही हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में भी बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही जा सकती हैं। यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी को भी नुकसान जो है वो देखने को मिलेगा। तो देखो, अगर कोई टैलेंटेड बंदा जिसके पास एक हुनर है किसी काम को करने का, कोई इनोवेशन करने का, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या सिचुएशन बनेगी इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी को लॉस यहाँ पर होता है। तो जब भी यहाँ पर स्किलफुल वर्कफोर्स जाती है तभी इकोनॉमी को लॉस होता है। तो यहाँ पर बात करें कि इंडिया अभी बेटर प्रिपेयर कैसे कर सकता है। यहाँ पर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा भारत का यहाँ पर ईस्टर्न फ्रंट पे राज्य है एक, जिसकी कैपिटल जो है वो भुवनेश्वर है। चीफ मिनिस्टर जो है वो नवीन पटनायक है, क्योंकि पिछले 20 साल से वो रूल कर रहे हैं ओडिशा में। तो अभी बात कर रहे हैं कि ओडिशा ने एक रास्ता ऐसा दिखाया, जैसे अभी अलग अलग तरीके के नेचुरल डिजास्टर उसने फेस किए, जैसे साइक्लोन्स की अगर बात करें तो वो खुद से भी उन्होंने यहाँ पर अपनी स्ट्रेटेजीज को डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर बात करें कि अभी मैसिव, सबसे बड़ा मैसिव अटैक इनके ऊपर 1999 में हुआ था, जब मतलब बहुत भयानक साइक्लोन यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई थी लोगों की। जो अभी इसका जो टोल है ना, वो लगभग 10,000 के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑफिशियली जो यहाँ पर बात की जा रही है कि इतनी मृत्यु हुई थी। अनऑफिशियल तो यहाँ पर 50,000 की बात करें कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी ओडिशा में। ओके, तो अभी जिस तरीके से ओडिशा ने काम किया उसी को यहाँ पर आगे बात करें कि जब साइक्लोन फालिन आया, तो यहाँ पर ये 2013 में आया था। ओके, तो अभी ये भी सिमिलर मैग्नीट्यूड का था, जिस मैग्नीट्यूड से यहाँ पर जो 1999 में जो यहाँ पर जो साइक्लोन आया था उसी के हिसाब से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब 2013 में आया तो उस समय भी यहाँ पर 23 लोगों की जान चली गई। तो ओडिशा ने यहाँ पर 4 चीजें की। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा, उसने यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ना उसको डेवलप किया, पहले से पता चलना शुरू हो जाए कि साइक्लोन जो है ना ओडिशा की और बढ़ रहा है, तो अभी कहाँ पर है, अगर बे ऑफ बंगाल में कहीं पर लोकेशन है तो कहाँ पर है। ओके, तो इस तरीके से जो अर्ली वार्निंग सिस्टम थे, जो है हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके साथ टाइप करके इन्होंने इसको एनहांसमेंट की इसकी, कि पहले से पता चले और जहां जहां पर भी ये साइक्लोन आएगा ना उनके एरिया से पहले से ही लोगों को उठाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए। तीसरा यहाँ पर बात करेंगे कम्युनिटी आउटरीच बनाएगी, मतलब कि कम्युनिटी किस तरीके से जो है ना काम कर सकती है आगे आकर, मतलब जो आपस में ही लोगों को संभालना है, यहाँ पर उनको मतलब किसी तरीके से प्रोटेक्ट करके चलना है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई। और चौथी यहाँ पर बात करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन, साफ साफ पता हो और एश्योर क्लियर कम्युनिकेशन। एश्योर किया गया लोगों तक जो भी बात पहुंचाई जाए ना बिल्कुल सही हो, मतलब यहाँ पर कोई गलती वगैरह की कोई भी गुंजाइश नहीं है, कि जो भी बात पहुंच रही है बिल्कुल सही है। जो बात एक बार कह दी जाए कि अगर साइक्लोन आ रहा है, किस और बढ़ रहा है, तो कहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो उन लोगों को अवगत करवा दिया जाता है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पर आगे स्ट्रेटेजी बनाकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। और आगे जो बात करें तो यहाँ पर करें कि क्या इसी फॉर्मूले को हम रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है जिंदगी बचाने के लिए। तो यहाँ पर बात करें कि अभी दो जो यहाँ पर इन 4 में से बात की जा रही है, तो अभी उसके ऊपर तो अभी फोकस है, जैसे टिपिंग पॉइंट पे ऊपर यहाँ पर फोकस है। जैसे अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, दूसरा बात करें कम्युनिटी एंगेजमेंट की, कम्युनिटी तक अप्रोच करनी है, किस तरीके से उनका साथ लेकर आगे चलना है। तो यहाँ पर वही बात करें कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट हाल ही में हुई है, जिसमें बात कही गई कि उनके पास पोटेंशियल है कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से यहाँ पर बढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से वेल एग्जीक्यूटिव इसको बनाया जाए। तो यहाँ पर एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार के द्वारा लाई गई है फॉर द प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्कीम। तो यहाँ पर ये 2 स्कीम्स की बात करें। ओके, तो यहाँ पर एक है पीएलए स्कीम, दूसरा है यहाँ पर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेज पार्क स्कीम। तो यहाँ पर 2 स्कीम्स है जिसके चलते यहाँ पर चाह रही सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया जाए। ओके, तो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है ये 13 सेक्टर्स की लाई 13 अलग अलग सेक्टर्स की लाई गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी इस साल का जो बजट था उसके चलते यहाँ पर 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर आने वाले 5 सालों में दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो अभी बात कर रहे हैं कि अभी इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर 2020 में यूनियन बजट आया था, तो वहां पर भी फंडिंग प्रोविजंस बताई गई थी कि हम यहाँ पर 10 जो है ना टेक्नोलॉजी प्रोपेलर्स यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर 5 मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाएंगे 2025 तक भारत में। ओके, तो अभी इनकी क्रेचर की बात की गई थी 2020 के बजट में। तो यहाँ पर ऐसे अगर इनिशिएटिव्स होते हैं तो यहाँ पर मदद की जा सकती है। जो यंग कंपनीज हैं जो अभी शुरुआती दौर में अभी नई नई शुरू हुई हैं, तो उनको यहाँ पर जो है ना
इसके अलावा जो बिग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है तो उनके भी यहाँ पर जो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें द लॉन्च ऑफ टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक लिमिटेड, तो यहाँ पर टाटा एमडी भी इसको बोलते हैं। तो ये एक तरीके का बिगेस्ट साइन है कि मतलब जो बदलाव है ना तो वो यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर टाटा एमडी की बात करें तो अगर ये बड़े स्केल पर फैलती है तो यहाँ पर क्वालिटी के हिसाब से यहाँ पर अपने आप को बताती है मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो मतलब काफी बढ़िया तरीके से हमें फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें मारुति सुजुकी की, जैसे ये मतलब ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है तो वी कैन बी अश्योर्ड ऑफ वेरी डिफरेंट हेल्थ केयर फ्यूचर। ओके, तो बिल्कुल टाटा एमडी भी इस तरीके से मेडिकल डिवाइसेस बनाएगी तो फायदा रहेगा। तो मेडिकल डिवाइसेस में ये सभी के सभी मेडिकल डिवाइसेस ही हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें मेडिकल ऑक्सीजन कंटेनर्स की बात करें, इसके अलावा मेडिकल जो सेटोस्कोप वगैरह होते हैं, जो सिरिंजेस होते हैं, ओके, जो वैक्सीन हो गई, इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर चेक करने की जो मशीन्स होती हैं, ओके, और इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल यहाँ पर सांस देने के लिए, सभी के सभी के मेडिकल डिवाइसेस ही हैं ये। ओके, तो अभी इन्हीं को बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो विलन है ना इस पजल का, तो वह है कि भारत की टूटी हुई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कि अच्छे तरीके से नीति ही नहीं है हमारे पास, जिसके चलते हमें आगे बढ़ने में आसानी नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर रुकावटें आ जाती हैं। तो अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी ग्लोबल मार्केट्स को ग्रैब करके रखा हुआ है। ओके, तो क्यों? क्योंकि उनके पास है एफडीए और सीई सर्टिफिकेशंस। तो ये क्या होती, तो यहाँ पर एफडीए और सीई सर्टिफिकेशन अगर मिल जाती है ना, तो अब जो भी आपने मेडिकल डिवाइस बनाया है तो उसको आप जो है ना उसको सेल कर सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट, जहां पर भी आप बेचना चाहें। ओके, तो यहाँ पर सीई सर्टिफिकेशन खास तौर पे अगर यूरोपियन मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हो तो वहां पर अगर बेचना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ पर भी बिल्कुल ना क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं पहले, जैसे अभी वैक्सीन के सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल्स जो है, बाद में ऑथोराइजेशन मिला कि कौन सी जो है वैक्सीन उसको यहाँ पर इजाजत दी जाएगी लगाने के लिए, किसको नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाए जाते हैं, तो इनको भी जो है रेगुलेशन सर्टिफिकेशन मिलती है कि एफडीए अप्रूव्ड है, सीई अप्रूव्ड है, तो कहीं पर भी आप इसको बेच सकते हो। तो कोई दिक्कत जो है ना उनसे उनको यूज करने के बाद नहीं आएगी। ओके, तो ये बात यहाँ पर कही जाती है। तो इसके अलावा भारत की बात करें तो जो भारत की रेगुलेशंस है तो वही खराब है। अभी देखो, अभी सिचुएशन ऐसी है कि इन रेगुलेशंस को अभी सही करने की जरूरत है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर यही ये भी है कि यहाँ पर जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो सही तरीके से काम कर रही है? तो क्या जो यहाँ पर दारोमदार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बन रही है तो उसको सही तरीके से आगे परस्यू कर रही है? तो यहाँ पर कुछ डिले तो नहीं है? सबसे बड़ी चिंता पहले यही है, यहाँ पर है हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, जैसे अभी उड़ीसा मॉडल में बात की गई थी, दूसरी बात यही थी कि मतलब कि कम्युनिटी कैसे, उनको कैसे एंगेज करना, उनका पार्टिसिपेशन कैसे लेना है। तो यहाँ पर इसमें भी उछाल देखने को मिला जब यहाँ पर पैंडेमिक फैला। तो अभी जहां पर गवर्नमेंट फेल हो रही थी, गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो रही थी, मतलब वो पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पा रही थी कि कितने यहाँ पर किस तरीके से हॉस्पिटल्स में बेड जो है वो उनका निर्माण किया जाए, किस तरीके से यहाँ पर जो है बाकी जो जरूरत की चीजें वो पहुंचाई जाए। तो उसके चलते यहाँ पर इस गैप को फिल करने की कोशिश की गई है यहाँ पर कम्युनिटी के द्वारा भी। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पर इसको पीपीसीआर कहा जा रहा है। तो इनकी मदद से यहाँ पर इनकी जो ना 500 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 250 से ज्यादा हॉस्पिटल्स में, तो यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते कोविड बेड कैपेसिटी जो है इसको बढ़ाया गया है 4,000 से लेकर 31,000 तक। और इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स है तो इनकी भी जो गिनती है इसको बढ़ाया गया है 300 से लेकर 1,700 तक। यहाँ पर ये पिछले 14 महीनों में ये काम हुआ है। फिर यहाँ पर इस तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू। और अभी बात बात करें जो बाकी के दो फैक्टर्स हैं, बाकी के जो दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो अभी उनके बारे में बात करेंगे। उनके ऊपर अभी भी हमें काम करने की जरूरत है। अगर हम बात करें अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो वो तो फेल हो गया है। तो अभी मतलब अगर हमें पता होता कि सेकंड वेव आएगी और इतनी घातक आएगी तो मतलब कि पहले से प्रिपेयर कर लेते। तो लेकिन यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन नहीं थी सेकंड वेव के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास हालांकि बहुत सारे एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि जो जो बीमारी होती है ना, ये जो वायरस है इसके ऊपर रिसर्च करते, तो मतलब ऐसे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे पास हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल मॉडलर्स भी हैं कि मतलब जो ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मतलब कि आने वाले समय में अर्ली वार्निंग सिस्टम हम बना सकते हैं, बट दे नीड टू बी इनसाइड ट्रूली ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि अगर उनको काम उनसे करवाना है ना तो उनको पूरी आजादी देनी होगी, ऑटोनॉमी देनी होगी, और किसी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के तहत ही वो आसानी से काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर उनको अगर हम कहें कि पॉलिटिकल प्रेशर उनके उनके ऊपर डालकर हम कहें कि हमें आने वाले 10 दिनों तक ही हमें रिजल्ट चाहिए, जहाँ महीने तक रिजल्ट चाहिए, 1 साल तक रिजल्ट चाहिए, तो इस प्रेशर में वो काम नहीं कर पाएंगे। प्रेशर में कोई चीज नहीं हो पाती। ओके, तो अगर कोई रिसर्च करनी है ना तो उसको फर्दर कोई एक ऐसा मॉडल तैयार करना है। जैसे यहाँ पर अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करें कि फ्यूचर में पता चल जाए अगर कोई ऐसी बीमारी आ रही है,
तो उसके लिए मतलब खुले विचार चाहिए और मतलब कोई प्रेशर नहीं चाहिए, तभी अच्छे से रिसर्च कर सकेंगे जो हमारे यहाँ पर ये बुद्धिजीवी हैं जो बीमारियों के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा बात करेंगे जो गवर्नमेंट्स हैं उनको चाहिए कि जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, उनको यहाँ पर उनको सपोर्ट करे किसी ना किसी तरीके से कि वो उनको डेवलप किया जाए भारत में भी, और यहाँ पर उसको उसके चलते यहाँ पर पहले और अच्छे तरीके से हम जो है ना हम कम्युनिकेट कर सकें दूसरे लोगों को, जो आम जनता है उसको, कि मतलब जो भी सिचुएशन होगी उसके बारे में सही चीज बता दी गई। और यहाँ पर आके बात करें कि वी हैव टू गेट दिस डन फास्ट, हमें जल्दी से जल्दी ये सब काम करना होगा। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें तैयार करना होगा। तो यहाँ पर ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू अभी बन चुका है भारत के लिए, अगर हम कोविड-19 की बात करें। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एलएसी की या फिर जो कोविड की बात करें, तो अभी सबसे सबसे बड़ी बात हमारी यहाँ पर ये जो भारत की लोगों की जो जिंदगियां हैं वो यहाँ पर जो ना वो जा रही हैं, वो जो मतलब कीमती जिंदगियां जा रही, तो अभी इनके ऊपर हमें फोकस करना है। सो डिफेंड देम एट द नेशंस बॉर्डर एंड डिफेंड देम एट होम्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो है उन जिंदगियों को बॉर्डर के ऊपर एलएसी जो है, जो हमें यहाँ पर लाइन ऑफ जो है एक्चुअल कंट्रोल, जो कि यहाँ पर चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर है, वहां पर भी जिंदगियां बचानी, वहां पर भी डटे रहना है। और दूसरी ओर कोविड से भी डटना है, तो उसके लिए हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, ओके, तो वो काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर डटकर मुकाबला करें। दूसरा जो आम लोग हैं ना, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, घर पे बैठे, ओके, तो वहां पर अगर आइसोलेट है, अपने आप को आइसोलेट करके ही रखे। तो अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर पाते हैं ना, तो आप दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हो, ओके। तो अब ये भी आप मतलब एक तरीके से जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करती, तो वही काम आप भी कर रहे हो, जिंदगियां बचा रहे हो। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में भी यहाँ पर सेम बात हो रही है। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, तो अभी इसको फॉलो हम करके चलेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है शास्त्री जी की, तो यहाँ पर ये को ऑथर है ऑफ द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट एंड चेयरमैन I3G एडवाइजरी नेटवर्क। तो इन्हीं के द्वारा जो है ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये जो इंपॉर्टेंट चार बातें जो है ना, जैसे ओडिशा मॉडल है तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई कि उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डर्टी फ्लोट। तो डर्टी फ्लोट क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट होता है ना, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम होता है, तो जब भी यहाँ पर कोई भी कंट्री अपने एक्सचेंज रेट को मैनिपुलेट करे, मतलब कि जैसे देखो, अगर सपोज करो जैसे हमारे यहाँ पर एक यूएस डॉलर के प्रति अभी 74-75 रुपीज यहाँ पर चल रहे, तो यहाँ पर कोई करेंसी अगर खुद से सरकार क्या करे, उसको डीवैल्यूएट कर दे, हो सकता है 75 से 78 कर दे, ओके, तो इसको हम कहेंगे कि करेंसी मैनिपुलेशन कर रही है सरकार। तो करेंसी मैनिपुलेशन क्यों करेगी, करेंसी मैनिपुलेशन करने का फायदा ये है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स है ना, तो उनको मुनाफा मिल जाएगा, मतलब उनका मुनाफा बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज वस्तु किसी एक्सपोर्टर ने बनाई है, ओके, तो मतलब उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो जितना भी हमारा ट्रेड होता है डॉलर्स की टर्म्स में होता है, यूएस डॉलर की टर्म्स में होता है। तो उसमें ऐसा है कि अगर उसको एक यूएस डॉलर ही मिलना है ना, तो मतलब कि अगर कोई एक प्रोडक्ट वो बेचता है, उसको यहाँ पर एक यूएस डॉलर उसके प्रति मिलता है, जितना यहाँ पर प्रोडक्ट उसका बाहर जाएगा, यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से यहाँ पर भारत का ट्रेड होता है बाहर के मुल्कों के साथ। तो यहाँ पर जब एक्सपोर्टर की बात आएगी ना, तो वो तो अपनी करेंसी के हिसाब से यहाँ पर उसको मुनाफा होगा ना, मतलब तो वो जितना यहाँ पर वैल्यूएशन कम हो जाएगी, ओके, जैसे यहाँ पर जब बेच रहा था, ओके, जब शुरुआत की, जब मतलब पूरा सेटअप तैयार किया, जब तैयार किया, हो सकता है कि तब यहाँ पर रेट चल रहा हो एक डॉलर के प्रति 72 रुपीज, लेकिन जब उसने यहाँ पर बेच दिया, उस समय जो प्राइस उस दिन चला वो चला एक डॉलर के प्रति 77 रुपीज। तो कितना फर्क आ गया, यहाँ पर 5 रुपए का फर्क आ गया। तो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ट्रेड यहाँ पर हुआ है, तो कितना मुनाफा होगा एक्सपोर्टर्स को, ओके, हमारी यहाँ पर जो भारत की करेंसी है उस टर्म में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पर जो है ना हथकंडे कई बार अपनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं डर्टी फ्लो, जबकि खुद से यहाँ पर कोई कंट्री जो है ना करेंसी को मैनिपुलेट करते हैं, उसकी यहाँ पर डीवैल्यूएशन करते हैं, ओके, जब यहाँ पर एक्सचेंज रेट जो है ना मार्केट के हवाले हो, ओके, मतलब उस सिचुएशन में। तो अभी भारत का जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के हवाले है, ओके, चाइना का भी मार्केट के हवाले, लेकिन चाइना भी मैनिपुलेशन करता है। और यूएस जो है ना इंडिया के ऊपर भी हाल ही में उसने आरोप लगाया कि इंडिया ने भी करेंसी मैनिपुलेट की है, जब लगातार ना हमारी 75-76 रुपीज तक हमारी करेंसी जा रही थी इस कोविड-19 के चलते। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली यहाँ पर 7:30 तक जो है ना आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो आप भी कृपया सपोर्ट दें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनका आंसर जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।